नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज़ हम कर रहे हैं, क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो पहले इस टाइटल को समझिए कि आज इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं, किन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, पहला किताबें और दूसरा कब्रें। तो किताबों से हमारा यहाँ आशय है कि अगर हम इतिहास के स्रोतों के विषय में बात करें तो उन स्रोतों में से, यानी इतिहास को जानने के जितने भी सोर्सेज हैं, उसमें से एक सोर्स आपका साहित्य आता है, जो भी ग्रंथ प्राचीन काल में लिखे गए, जो भी किताबें प्राचीन काल में लिखी गई। और अगर सबसे प्राचीनतम ग्रंथों की बात करें, पूरी विश्व के, पूरी दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों की जब भी बात की जाती है तो वेदों का नाम वहाँ पर विशेष रूप से लिया जाता है। वेदों को विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा टाइटल था, हमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आज इस अध्याय के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किताबों यानी प्राचीन साहित्य या प्राचीन ग्रंथ और जो कब्रें हुआ करती थी, कब्रें यहाँ विशेष रूप से मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, यहाँ पर हम महापाषाण कब्रों की बात करेंगे। क्योंकि एक तरफ जहाँ वेदों में जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इसकी रचना हो रही थी या इसके रचना का जो समय काल था, लगभग उसी समय महापाषाण जो कब्रें थीं, ठीक है, महापाषाण कब्रें जो थी उनके बनने की प्रक्रिया भी लगभग एक साथ ही चल रही थी। तो इन सभी चीज़ों से, यानी विशेष रूप से किताबों में ऋग्वेद से और महापाषाण कब्रों से हमें इतिहास के किन किन पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है, इसके बारे में आज इस अध्याय में बात करने वाले हैं। एक शिकायत है आप सभी लोगों से, आप ये चीज़ जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो एनसीईआरटी के नोट्स फॉर्म में चीज़ें मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसकी आप जो रिव्यू होता है, आपका जो रिस्पॉन्स होता है, फीडबैक होता है, वो आप देने में कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो रिस्पॉन्स है, आपका जो फीडबैक है, रिव्यू है, वो पॉजिटिव फॉर्म में ही दीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसको और अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है तो उसका कोई भी सुझाव मुझे दे सकते हैं, कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दे सकते हैं, जिससे मुझे इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से आपके सामने डिलीवर करने में, आपके सामने प्रेजेंट करने में और थोड़ी मुझे हेल्प मिल सके। बाकी मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि जो चीज़ें जिस तरीके से मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो एनसीईआरटीज़ की पड़ी हुई हैं, हज़ारों लोगों ने एनसीईआरटीज़ को पढ़ाया हुआ है, काफ़ी सारे बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के द्वारा भी एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ाई गई हैं। लेकिन आप कंपेयर करके देखिएगा, आप ये देख कर आप इस चीज़ को कंपेयर कीजिएगा कि आपकी जो बुक है उसमें चैप्टर कितना बड़ा दे रखा है, उस चैप्टर की सारी इन्फॉर्मेशन को देखिएगा, उसके बाद में नोट्स को देखिएगा, तो आपको ऐसा लगेगा यार बड़े संक्षेप में, बड़े ही कह सकते हैं शॉर्ट वे में सारी चीज़ों को एक ही जगह पर समाहित करते हुए चीज़ें मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अपना जो रिस्पॉन्स है, रिव्यू है, वो क्लास के बाद में ज़रूर दिया कीजिए। और मैं आप सभी लोगों से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता हूं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। मुख्य रूप से आपको ये पता चल गया कि आज के इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं किताबों में दुनिया के सबसे जो प्राचीनतम ग्रंथ आते हैं, वेद आते हैं। वेदों में भी 4 वेद जिनके नाम आप सभी को पता होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर नामों का परिचय तो आपको हो जाएगा इस अध्याय में, लेकिन हम इन सभी वेदों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हम टाइम पीरियड को लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, और ऋग्वेद जिस काल में लिखा गया उस कालखंड के आधार पर इस पूरे समय काल को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे आगे जाकर के, तब इन चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से पता चलेगा। और बाकी के जो 3 वेद थे, चाहे सामवेद की बात करें, यजुर्वेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें, ये बाद के काल में लिखे गए, इसीलिए इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, और उत्तर वैदिक काल जिसमें बाकी के अन्य वेदों या उनके साथ साथ और भी जो प्राचीन ग्रंथ थे उनकी रचना हुई। तो यहाँ पर ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, और ऋग्वेद के साथ साथ में एक घटना चल रही थी महापाषाण कब्रों की। तो इन दोनों को साथ में लेते हुए चलेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास की कौन कौन सी प्रमुख जानकारी इन दोनों चीज़ों से हमको मिलती है। ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, लगभग इसकी रचना जो हुई थी 3500 वर्ष पहले हुई थी। इसमें 1000 से अधिक सूक्त हैं।
ठीक है। वैसे एग्जैक्ट नंबर इसका देखें तो आपको जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आप में उसको इसका जो डेटा मिलेगा वो 1028 मिलेगा। ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया कि इसमें 1000 से अधिक सूक्त हैं। वैसे ओरिजिनल नंबर है इसका 1028। ये सूक्त क्या होता है? जनरली इसको आप सामान्य भाषा में प्रार्थना कह सकते हैं, लेकिन सूक्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? सूक्त दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है सु प्लस उक्ति, ठीक है। सु का मतलब होता है अच्छा या ठीक तरीके से, या एक कह सकते हैं बढ़िया तरीके से, या किसी पॉजिटिव अर्थ में इसको आप ले सकते हैं। उक्ति का मतलब है कोई भी बात जो कही गई है, मतलब अच्छी तरह से कही गई कोई बात, ठीक है, या किसी कह सकते हैं पॉजिटिव वे में कही गई कोई बात। तो इसको हम जनरली रिलेट कर लेते हैं किससे? प्रार्थनाओं से। तो सूक्ति का मतलब है या सूक्त का मतलब है यहाँ पर प्रार्थनाएं, जो देवी देवताओं की स्तुति में, उनके अभिनंदन में इन चीज़ों की रचना की गई। तो इसमें 1000 से अधिक जो है वो सूक्त हैं, और इनमें से जो सूक्त हैं देवी देवताओं की यहाँ पर बात हो रही है। तो किन देवी देवताओं की बात होती है? यहाँ पर अग्नि देवता की बात होती है, इंद्र देवता की बात होती है, सोम देवता की बात होती है। इन देवताओं के बारे में आपको ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। इसमें से भी और ज़्यादा मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है क्योंकि अभी हम 6 क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे इसमें और ज़्यादा जाएंगे आप तो इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ है, अग्नि का उल्लेख कितनी बार हुआ है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, जैसे इसका 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो इसमें बहुत गहराई में आप चलते चले जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो वास्तविक हमारा उद्देश्य है एनसीईआरटी पढ़ने का, उससे हम भटक जाएंगे। तो हम जितनी चीज़ें दे रखी हैं क्लास वाइज, उन्हीं चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो देवी देवताओं की बात हो रही है तो इसमें अग्नि देवता आगे, आपके इंद्र देवता आगे, सोम देवता आगे। सोम जो है यहाँ पर एक पौधे से जो है सोम शब्द लिया गया है, यानी सोम नाम का एक पौधा होता था जिससे सोमरस नाम का एक पेय पदार्थ बनाया जाता था, ठीक है। तो अग्नि, इंद्र, सोम, इन देवी देवताओं की स्तुति में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं या सूक्त जो है वो ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। वैदिक जो प्रार्थनाएं हैं, वैदिक काल की जो प्रार्थनाएं हैं, उनकी रचना किसके द्वारा की गई? ऋषियों के द्वारा की गई। इसके अलावा कुछ प्रार्थनाएं ऐसी भी थीं जिनकी रचना महिला विद्वानों या विदुषी जो महिलाएं होती थीं उनके द्वारा भी की गई। ऋग्वेद की भाषा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इसको। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राक संस्कृत, या इसको हम दूसरे शब्दों में वैदिक संस्कृत भी कह सकते हैं। तो जहाँ प्राक संस्कृत आ जाए, चाहे आपका वैदिक संस्कृत आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद का उच्चारण एवं श्रवण किया जाता था। समझिएगा बात को। ऋग्वेद का क्या किया जाता था? इसका उच्चारण किया जाता था। मतलब जो ऋषि होते थे, जो गुरुजन होते थे, गुरु लोग होते थे, उनको यह कंठस्थ थे। इनका जितना भी कंटेंट था ऋग्वेद का, वो सारा उनके मस्तिष्क में फीड था, और वह इसको मुँह जबानी यानी अपनी वाणी के द्वारा उच्चारित करते हुए अपने शिष्यों को सुनाया करते थे, और शिष्य जो है इन सभी चीज़ों का श्रवण करते थे, यानी उनको सुनते थे। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ऋग्वेद का क्या किया जा रहा है? यहाँ पे उच्चारण किया जा रहा है, शिष्यों के द्वारा उस चीज़ को सुना जा रहा है, उन प्रार्थनाओं को सुना जा रहा है, उन सूक्तों को सुना जा रहा है, श्रवण किया जा रहा है। तो यहाँ से आप ये सकते हैं कि इस समय तक ऋग्वेद का जो है भौतिक रूप में या किसी पांडुलिपि के रूप में या किसी रिटन फॉर्म में इसका संकलन नहीं किया जाता था, ठीक है। तो ऋग्वेद जिस टाइम पर ऋग्वेद की रचना हुई, तो ऋग्वेद की जो जितनी भी बातें थीं वो कहीं ना कहीं ऋषियों के द्वारा, जो भी गुरुजन होते थे उनके द्वारा मुँह जबानी ही जो है अपने शिष्यों को या अपनी आने वाली जनरेशन्स को सुनाई जाती थी। इनको पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि पढ़ा कब जाएगा? जब कोई चीज़ किसी रिटन फॉर्म में लिखी होगी। तो पढ़ा नहीं जाता था इसको, इसका उच्चारण किया जाता था और इसका श्रवण किया जाता था। अब धीरे धीरे जैसे हम वैसे बात करें कि भाई जो ऋग्वेद की पांडुलिपियाँ भी मिली हैं, तो इनका संकलन जो है इसके काफ़ी सालों के बाद हुआ है। लगभग आज से मान के चल सकते हैं आप 200-300 वर्षों पहले की जो पांडुलिपियाँ हैं वो भी मिली हैं, कश्मीर से भी कुछ मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में जो है संकलित की गई, रिटन फॉर्म में इनको बाद में जो है संकलित किया गया। इसके जो कुछ सूक्त हैं वो वार्तालाप रूप में भी हैं, जैसे मान करके चलिए कि दो व्यक्तियों का आपस में कन्वर्सेशन हो रहा हो, दो व्यक्तियों की आपस में बातचीत हो रही हो, तो उस बातचीत वाली फॉर्म में भी कुछ सूक्त दे रखे हैं। और इसमें से एक प्रमुख चीज़ आती है कि दो नदियां हैं, एक व्यास नदी आपकी, एक सतलज नदी,
ठीक है, क्योंकि नदियों को भी एक मानव की तरह देखा जाता था, एक जीवित प्राणी की तरह देखा जाता था, उनको भी पूजा जाता था, क्योंकि नदियाँ भी क्या ईश्वर की तरह थी प्राचीन काल में। तो व्यास नदी और सतलज नदी के बीच में एक संवाद हुआ था, तो उस संवाद की जितनी भी बातें थी वो सूक्ति के रूप में पिरो करके ऋग्वेद में आपको देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि, पांडुलिपि शब्द से आप परिचित होंगे क्योंकि पिछली क्लासेस में हम इस शब्द को समझ चुके हैं, ये क्या होता है, पांडुलिपि किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में आपको पहले ही पता है। तो ऋग्वेद की एक पांडुलिपि कहाँ पे पाई गई है सर? कश्मीर में पाई गई है, और लगभग 150 वर्ष पहले छपाई के लिए इसका प्रयोग किया गया था। मतलब आप जो वर्तमान समय में ऋग्वेद की जो भी कॉपीज़ आपको मिलती हैं या ऋग्वेद की जो भी पांडुलिपि मिलती हैं, तो ऐसी ही अलग अलग जगह पर जो चीज़ें मिली हैं ऋग्वेद से रिलेटेड, उनसे जो है हेल्प लेकर के इनकी छपाई का इसके लिए इसको प्रयोग किया गया है। ये जो पांडुलिपि जो कि कश्मीर में पाई गई थी ऋग्वेद की, ये पुणे मुख्यालय में रखी हुई है। पुणे जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का एक शहर है पूना, जिसको पुणे भी कहते हैं। तो पुणे के पुस्तकालय में इस पांडुलिपि को सुरक्षित रखा गया है। ऋग्वेद से हमें युद्ध के विषय में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि देखिए जनरली ये जो पूरा समय काल चल रहा है, ये पूरी जो बातचीत हो रही है, ये वैदिक एरा के टाइम की बात हो रही है, वैदिक काल की बात हो रही है। यहाँ पर जो युद्ध लड़े जाते थे वो किसी कह सकते हैं बहुत बड़े साम्राज्य को लेकर के नहीं लड़े जाते थे, क्योंकि वैदिक काल जो है, देखिए हड़प्पा, जैसे आप पढ़ते हैं प्राचीन भारत में, सबसे पहले आप का जो कह सकते हैं आप हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करते हैं जनरली। तो हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता है एक शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन उस नगरीय सभ्यता के समाप्त होने के बाद में जो एक दूसरा एरा स्टार्ट होता है वैदिक काल वाला, वहाँ पर आपको नगरीय जीवन नहीं दिखाई देता है, वो एक ग्रामीण व्यवस्था थी, समझिएगा। यानी प्राचीन भारत में आप जब पढ़ेंगे चीज़ों को, और एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे आप हड़प्पा सभ्यता से लें, तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? ये सब शहरी थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ से इसका अंत हुआ, फिर आपका वैदिक एरा आया। वैदिक काल शहरी जीवन से संबंधित नहीं था, वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, थोड़ा थोड़ा प्रसार होता जाता है। उत्तर वैदिक काल के बाद में आप देखते हैं जो महाजनपदों के उदय का समय है, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का टाइम, जिस टाइम पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे जो रिलीजन्स थे ये भी अस्तित्व में आए। तो एक बार फिर से ग्रामीण व्यवस्था से जो हमारा समाज था या हमारा जो प्राचीन भारत था, शहरी सभ्यता की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये क्रम जो है इस तरीके से चलता है, पहले शहरी सभ्यता, फिर ग्रामीण सभ्यता, फिर दोबारा से शहरी सभ्यता, ठीक है। आगे जब भी आप डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो मैं आपको और विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। तो हम बात कर रहे थे युद्धों के बारे में कि ऋग्वेद में युद्धों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, और यहाँ पर जो युद्ध लड़े जाते थे, बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए युद्ध नहीं लड़े जाते थे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सभ्यता थी, इस टाइम का जो जीवन चल रहा था वो ग्रामीण जीवन था। तो विशेष रूप से युद्ध जो लड़े जाते थे वो मवेशियों को लेकर, जानवरों को लेकर, गायों को लेकर लड़े जाते थे, ज़मीन के ऊपर लड़े जाते थे, खास करके जो खेती करने की ज़मीन होती थी। और जो ज़मीन है खेती करने के लिए, आपको पता है जब भी यहाँ पर किसकी बात होगी, खेती बाड़ी की बात होगी, तो उसकी सिंचाई के लिए पानी की बात होगी। तो पानी के जो भी सोर्सेज होते थे, पानी के जो भी स्रोत होते थे, उनको लेकर भी युद्ध लड़े जाते थे। लोगों को बंदी बनाने के लिए युद्ध लड़े जाते थे। इसके अलावा जीता गया जो धन होता था, ठीक है, धन गायों के रूप में होता था, मवेशियों के रूप में होता था। तो ये जो धन होता था इसका वितरण किया जाता था अलग अलग ग्रुप्स में, यानी जो सरदार होता था उसको कुछ इसका हिस्सा दिया जाता था, जो पुरोहित होता था उसको इसका कुछ हिस्सा दिया जाता था। यहाँ पर आपको समझना है कि बेशक यहाँ पर युद्ध लड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी सरदार होते थे या जो भी मुखिया राजा, जो भी आप उसको कहें, ये राजा दरअसल इस तरीके का राजा नहीं था जिस तरीके के राजा आपको मौर्य वंश, गुप्त वंश में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर एक सुव्यवस्थित सैन्य प्रणाली हुआ करती थी, सुव्यवस्थित एक राजनीतिक व्यवस्था हुआ करती। तो इस तरीके के यहाँ पर आपको जो है सैन्य व्यवस्था दिखाई नहीं देगी। युद्ध लड़ने का काम आम लोग ही करते थे, ठीक है। और जो भी राजा बनता था, वो राजा बनने की जो प्रोसेस थी वो भी ऐसी नहीं थी कि राजा है, राजा का बेटा जो है वो राजकुमार हो गया, आगे चल करके वही राजा बन गया। तो एक जो जेनेटिक सिस्टम था, आनुवंशिक प्रक्रिया थी, वो नहीं थी। जो भी लोग होते थे, आम लोग होते थे, वो किसी भी योग्य व्यक्ति को सर्वसहमति से चुन करके अपना सरदार या मुखिया या राजा जो है वो घोषित कर देते थे। तो जो धन जीता जाता था युद्धों में, वो सरदारों में बंटता था, पुरोहितों में बंटता था,
और जितने भी लोग युद्ध में भाग लेते थे, जो आम लोग होते थे, सामान्य लोग होते थे, उनमें भी उसका कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इसके लिए कुछ धन का जो हिस्सा था वो यज्ञ विशेष चीज़ों के लिए भी रखा जाता था। स्थायी सेना इस टाइम पर नहीं थी। आमतौर पर जो भी लोग होते थे, सामान्य लोग होते थे, वही जो है अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग होते थे वही युद्ध लड़ने का काम किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से प्राप्त होती हैं। कुछ विशेष शब्दों के बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है आपको, जो लोगों की विशेषता को बताने का काम करते थे। जैसे पुरोहित जो होता था, जैसे अभी आपने नाम देखा ऊपर पुरोहित, ये पुरोहित दरअसल क्या काम करता था? ये पुरोहित जो है समाज में जो भी धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए कार्य हुआ करते थे, जैसे यज्ञ कराना, पूजा पाठ कराना, अनुष्ठान कराना, ये सारी चीज़ें कराने का जो दायित्व था वो पुरोहितों के ऊपर था। राजा जो होता था ये कर वसूली नहीं करता था। देखिए, आपको ये कहानी आप जैसे रिलेट इसको करते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कर वसूली, जैसे वैदिक काल में कर नहीं वसूला जाता था। राजा जो था वो टैक्स नहीं लगाता था, क्योंकि वो स्थायी सेना नहीं रखता था। जब स्थायी सेना नहीं है सर, तो उनको वेतन भी नहीं देना पड़ेगा। जो भी वो युद्ध में जीत के ला रहे हैं उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं, उसका आपस में बंटवारा कर ले रहे हैं। ठीक है, अलग अलग विभागों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अलग अलग विभागों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो उन विभागों को संभालने वाले लोगों की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है, सेना की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अब ये सारी चीज़ें स्टेबिलिटी इनमें नहीं है तो इनको सैलरी भी नहीं दी जाएगी, वेतन भी नहीं दिया जाएगा। जब वेतन भी नहीं दिया जाएगा तो राजा कर का क्या करेगा? टैक्स लगा के क्या करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर कर वसूली नहीं होती थी, स्थायी सेना ही नहीं थी, आनुवंशिक शासन नहीं था। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जेनेटिक जो सिस्टम था राजा बनने का वो प्रचलन में नहीं था। लोग अपनी समझ के आधार पर जो सबसे योग्य व्यक्ति होता था उसी को अपना मुखिया मानते थे। लोगों के द्वारा चुनाव होता था। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है जन। ठीक है, ये जन शब्द जो है यही, इसी से जनपद बनेंगे, इसी से फिर महाजनपद बनेंगे। ये कहानी बड़ी एक दूसरे से रिलेट करते हुए इसको हम ले चलेंगे। तो जन यानी जो लोगों का समूह होता था उसके द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाता था। अब ये जन का मतलब क्या है? जन का मतलब है जनता, जो सामान्य लोग हैं या जो समस्त समुदाय होता था उसको एक सामूहिक रूप से एक टर्म दे दिया जाता था, एक शब्द के द्वारा उनको संबोधित कर दिया जाता था, जिससे आप जन के नाम से जानते हैं। एक शब्द और आता है आपका विश्व। ये विश्व वही शब्द है जिससे वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। वैश्य जनरली आज के दौर पर हम किसको कहते हैं? जो बनिया लोग होते हैं उनको हम वैश्य कह देते हैं, लेकिन वास्तव में जो वैश्य कैटेगरी थी लोगों की, उसके अंतर्गत किसान भी आते थे, उसके अंतर्गत पशुपालन करने वाले लोग भी आते थे, उसके अंतर्गत व्यापारी भी आते थे। तो ये तीनों जो कैटेगरी हैं ये इस वैश्य शब्द के अंतर्गत आती थी। दास या दस्यु ये ऐसे लोग होते थे जो यज्ञ में हिस्सा नहीं लेते थे या जिनको यज्ञ में कह सकते हैं पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं होती थी। इन लोगों को दास कहा जाता था या दस्यु कहा जाता था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टर्म हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो है एक हल्का सा आपने यहाँ पर देखा, ये ऋग्वेद के बारे में हम बात कर रहे थे। ऋग्वेद के समकालीन ही एक दूसरी कहानी चल रही थी महापाषाणों की। महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा थी इसकी शुरुआत होती है 3000 साल पहले। ठीक है, और विशेष रूप से जो महापाषाण कब्रें पाई गई हैं वो दक्कन वाले क्षेत्र में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उत्तर पूर्वी भारत में, इसके अलावा कश्मीर में भी महापाषाण कब्रों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर क्या होता था, जो मृतक होते थे, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, उसको काले लाल मिट्टी के बर्तन, जिनको आप ब्लैक एंड रेड वेयर्स के नाम से भी जानते हैं, इन काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ में मृतकों को इन महापाषाण कब्रों में दफनाया जाता था। और जब मृतक को दफनाया जाता था उसके साथ साथ लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल, ठीक है, पत्थर और सोने के गहने, ये सारी चीज़ें भी जो है खोजबीन के दौरान प्राप्त हुई हैं। कुछ ऐसी ही साइट्स के नाम आप यहाँ पर देखेंगे, कुछ ऐसे ही स्थानों के नाम आप देखेंगे जो विशेष रूप से महापाषाण कब्रों के लिए जाने जाते हैं। इसमें से सबसे पहला नाम आता है आपका एनसीईआरटी में ब्रह्मगिरी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं, मतलब व्यक्ति का कंकाल मिला है और उसके साथ साथ 33 सोने के मनके और शंख जैसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा इसी ब्रह्मगिरी से कुछ ऐसी कब्रें भी प्राप्त हुई हैं जहाँ केवल मृतक के साथ में मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होती है कि देखिए, एक व्यक्ति की कब्र में सोने चांदी यानी बहुमूल्य चीज़ें जो है कंकाल के साथ में
देखी जा रही हैं या मिली हैं, और कुछ कब्रें ऐसी हैं जिनमें कुछ सामान्य मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इससे यह देखने को मिलता है कि उस समय के समाज में भी जो सामाजिक भिन्नता थी वो यहाँ पर मौजूद थी, यानी कुछ लोग अत्यधिक धनी थे, कुछ लोग अत्यधिक निर्धन थे। तो वो अपनी कह सकते हैं अपनी हैसियत के आधार पर ही अपने जो भी एंसेस्टर हुआ करते थे, अपने जो भी पूर्वज हुआ करते थे, अपने जो भी लोग होते थे जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनको दफनाते थे, और अपने लेवल के आधार पर ही, अपने स्तर के आधार पर ही उनके साथ में जो चीज़ें हैं वो रख दिया करते थे। इसके अलावा एक अन्य साइट आती है आपकी इनाम गांव, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनाम गांव पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। ये भीमा एक नदी है, इस भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे पर ये जो है इनाम गांव पड़ता है। लोगों को दफनाते समय यहाँ पर उत्तर की ओर सिर को रखा गया है। खाने पीने की वस्तुएं भी जो है मृतक के साथ में रखी गई हैं, ऐसे प्रमाण इनाम गांव से मिले हैं। यहाँ पर एक प्रमुख कब्र जो है बड़ी उल्लेखित की जाती है। यहाँ एक व्यक्ति को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है, जिसके सब जो है, जिसके जो बॉडी होती है या जिसका जो भी कंकाल मिला है उसके पैर मुड़े हुए मिले हैं। तो ये कहाँ से मिला है? ये इनाम गांव महाराष्ट्र से मिला है। और हमेशा की तरह हमारा जो पूरा सेशन होता है क्लास 6, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लास 6 के प्रत्येक चैप्टर में एक सेक्शन अलग से दिया होता है अन्यत्र वाला। यानी यहाँ पर आप तीनों चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ेंगे। 2 चीज़ें जो अब तक हमने जिनके ऊपर बात की, पहली है आपकी ऋग्वेद, ऋग्वेद का समय या ऋग्वेद के बारे में हमने बात की। ऋग्वेद के समय काल को आप थोड़ा सा नोट डाउन करें। इसके साथ साथ महापाषाण कब्रें जब बनाई जा रही थीं, या महापाषाण कब्रों के जो प्रमाण मिले हैं, या महापाषाण कब्रें किस समय जो है स्थापित की जाती रही होंगी, तो वो समय भी लगभग उसके नज़दीक का है। और इसके साथ साथ जो अन्यत्र वाला जो सेक्शन है, इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर, ठीक है, पूरी कहानी 2 चीज़ों को लेकर के चल रही है। एक साइड में हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर क्या हो रहा था किसी भी टाइम पीरियड में, और उसी टाइम पीरियड में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर कौन सी चीज़ें घटित हो रही थी। तो यहाँ पर ये जो ऋग्वेद का समय है या फिर महापाषाण कब्रें बनने का समय है, इसी टाइम के आसपास लगभग 3500 साल पहले चाइना में लेखन कला के प्राचीनतम प्रमाणों की जो है प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो लेखन कला थी सबसे पहले जानवरों की हड्डियों पर जो है लिखी गई। ये जानवरों की जो हड्डियाँ होती थी, इन पर जो है लोग लिखा करते थे, अपनी जो भी लिपि में वो लिखते थे, जिस भी भाषा में वो लिखते थे वो जानवरों की हड्डियों पर लिखते थे। इन जानवरों की हड्डियों को भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखने वाले लोग थे, वो क्या करते थे, इन जानवरों की हड्डियों पर लिखते थे, फिर उनको आग में डालते थे। तो आग में डालते ही जब हड्डियाँ चटकती थीं तो उनकी दरारों के आधार पर लोग भविष्य का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया करते। तो इस तरह की चीज़ें जो है इसी टाइम पर लगभग 3500 साल पहले चाइना में हो रही थी। राजा जो है वो शहरों में महल बनाकर रहते थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस पूरे समय काल में खास करके एक मोटा मोटा आइडिया अगर आप लेकर के चलें तो वैदिक एरा की बात हो रही है। इस समय तक लोहे का ज्ञान लोगों को नहीं था। हमने जैसे जो इससे पहले चैप्टर्स करे थे उसमें हमने देखा था जो आरंभिक मानव था आखिर तक खाद्य संग्राहक प्रवृत्ति का था, फिर धीरे धीरे उसने एक स्थायी जगह पर बसना प्रारंभ किया, खेती करना स्टार्ट किया, जानवरों को पालना स्टार्ट किया। उस टाइम पर भी लोहे का प्रमाण नहीं देखा। उसके बाद में हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, वहाँ पर भी हमने देखा लोग अन्य धातुओं से परिचित थे, तांबा, कांसा, चांदी, सोना, इन मेटल्स से लोगों को जो है परिचय था, उनका इन मेटल्स के बारे में जानकारी थी, लेकिन इस समय तक भी लोहे का ज्ञान नहीं था। अब वैदिक काल में हम आगे वैदिक काल की जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हम बात करें, इस टाइम तक भी लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के आसपास जो है लोहा मिलता है, वो आप आगे की क्लासेस में देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा यहाँ से, कि वेदों की रचना प्रारंभ हुई लगभग 3500 साल पहले, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई लगभग 3000 साल पहले, इनाम गांव में जो कृषक हुआ करते थे, किसान लोग हुआ करते थे, उनका निवास आज से रहा था लगभग 3600 से 2700 साल पहले, और इसी टाइम पर 2000 साल पहले लगभग एक प्रसिद्ध चिकित्सक चरक हुआ करते थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में अपना काफ़ी बड़ा
कंट्रीब्यूशन दिया था। इसके साथ साथ इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम चरक संहिता है। आगे बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर इतना ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो मुझे पता है कि आगे आने वाली हैं, तो मैं उसी हिसाब से चीज़ें आपको यहाँ से लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज की जो भी चीज़ें आपने समझी हैं, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, वो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आई होंगी और निश्चित रूप से ये आपके एग्ज़ाम के लिए, ख़ास करके आप किसी भी स्टेट पीसीएस लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की ये जो सीरीज़ मैं आपके लिए चला रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर आएँ, तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट कर रखा है क्लास 6 से लेकर के 12 तक, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ हैं सारी। इसी तरीके से मैंने ज्योग्राफी को पढ़ाया हुआ है, इसी तरीके से मैंने पूरी इकोनॉमिक्स को पढ़ाया हुआ है। ये तो एनसीईआरटीज़ की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। वो बात अलग है कि इसको लोग देखते कम है क्योंकि एक बड़ा चैनल नहीं है और कंटेंट पर आजकल लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें आज कंटेंट से ज़्यादा एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। कि जो लोग एंटरटेनमेंट कराते हैं, मनोरंजन कराते हैं, उनसे लोग पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वो अपना अपना नेचर होता है, किस तरीके से कौन क्या काम करता है। मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर काम करना आता है। मैं बस ये कोशिश करने की जो है मेरी पूरी प्रयास रहता है कि जो भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ वो जो है क्वालिटेटिव हों, वो ऐसी चीज़ें हों जो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करें, आपके काम आ सकें। ऐसी चीज़ों पर ही अपना जो है वो फोकस रहता है और आगे भी इसी तरीके से काम चलता रहेगा। और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ एक से दो वीडियो जो है आपको पर डे बेसिस पर यहाँ से प्रोवाइड कराता रहूँ। मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ कि पहले एनसीईआरटीज़ को कवर कर लूँ, क्योंकि आगे मुझे आपको सारी स्टैंडर्ड बुक्स भी करानी है। और विशेष रूप से हम जो एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं वो चल रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 का। ये आप अपने माइंड में लेकर के चलेंगे और मैं निश्चित रूप से आपसे कह रहा हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके देखिए। आपको मैं सारी की सारी चीज़ें जो भी ज़रूरी होती हैं, और किसी भी कोचिंग से बेहतर, जहां आप 10-20 हज़ार 40 हज़ार रुपये देकर के कोई कोर्स लेंगे, उससे बेहतर तरीके से मैं आपको यहाँ से चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।